टॉपिक और इसके अंदर करूं। हमारे पास भारतवर्ष के अंदर जो शिक्षा से संबंधित संस्थान है उनके छोटे टॉपिक दिए गए हैं, इनको पहले समझो ताकि हमें आगे जाकर के एनसीएफ पढ़ना है ना। तो हमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से संबंधित जो भी रूपरेखा तैयार करी गई है एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023 आपके सिलेबस में। तो 2005 के एनसीएफ और 2023 के एनसीएफ को समझने के लिए भारत में एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है और स्पेशली उत्तराखंड राज्य में जो शिक्षा विभाग है ना उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो आपको समझना पड़ेगा। पर उसको समझने के लिए पहले ये समझो कि हमारे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था के मानकों को तय करने के लिए या फिर एजुकेशन सिस्टम जो है उनके ऊपर की गवर्निंग बॉडीज कौन कौन सी है। ठीक है, अब एजुकेशन को हम अगर सिंपल तरीके से बांटोगे ना तो शिक्षा को आप सीधे सीधे दो हिस्सों में बांट सकते हो, जो सबसे सरल क्लासिफिकेशन है। एक स्कूल एजुकेशन है 12वीं तक की शिक्षा और एक आपका हायर एजुकेशन है। तो जो हायर एजुकेशन है उच्च शिक्षा और जो स्कूल एजुकेशन है, इन दोनों ही एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी गवर्निंग बॉडी इंडिया के अंदर बनाई गई है वो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उच्च शिक्षा से, हायर एजुकेशन से। तो जब कभी भी हायर एजुकेशन की बात आती है तो स्वतंत्रता से पहले आपने एक लेक्चर पढ़ा था ना कि जब भारतवर्ष जब आज़ाद नहीं हुआ था तो आज़ादी से पहले ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के शासन काल में जो सबसे लास्ट पॉलिसी ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तुत करी गई थी, अगर आपको याद हो 1944 में, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था सार्जेंट प्लान। याद है? सार्जेंट योजना कब प्रस्तुत करी गई थी? 1944 में। तो 1944 ईस्वी में जब सार्जेंट योजना भारत में प्रस्तुत करी गई तो इस योजना में सबसे पहली बार, ये भारत की पहली योजना है या पहला प्लान है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में सिर्फ एजुकेशन ही एजुकेशन का कार्य नहीं हो रहा है ना। उच्च शिक्षा में शिक्षा के अलावा क्या होता है? रिसर्च भी होता है। तो उच्च शिक्षा में क्योंकि एजुकेशन भी है और रिसर्च भी है, तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप देखो तो अगर किसी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आप रिसर्च पर फोकस करना चाहोगे तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी विश्वविद्यालयों को। तो विश्वविद्यालयों को जब पैसे की जरूरत पड़ रही है तो फिर स्टेट जो है ना, राज्य जो है, वो उन्हें ग्रांट प्रोवाइड करवाए, अनुदान दे, पैसे दे। इस बात का उल्लेख सबसे पहले 1944 की सार्जेंट योजना में किया गया। सार्जेंट योजना की सिफारिशों को आधार मानकर ब्रिटिश भारत में 1945 में 1945 ईस्वी के अंदर सबसे पहली बार विश्वविद्यालयी अनुदान समिति का गठन किया गया। ये हम ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं अभी। विश्वविद्यालयी अनुदान समिति का गठन कब हुआ? तो आप कहेंगे 1945 में। 1945 में ना जब विश्वविद्यालयी अनुदान समिति बनी थी तो इस समिति को 3 विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी दी गई जो ब्रिटिश भारत में भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। पहला विश्वविद्यालय था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। दूसरा विश्वविद्यालय था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और तीसरा था दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या बात हुई? देखो फिर से समझो कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के जमाने में जो लास्ट प्लान अंग्रेजों ने प्रस्तुत किया था ना, उस प्लान का नाम क्या था? उसका नाम था सार्जेंट प्लान। सार्जेंट योजना में ही सबसे पहली बार विश्वविद्यालयों को अनुदान देने की सिफारिश करी गई थी। इसलिए 1945 में भारतवर्ष के अंदर विश्वविद्यालयी अनुदान समिति का गठन किया गया। और ये जो विश्वविद्यालयी अनुदान समिति थी, इसका काम क्या था कि विश्वविद्यालयों को अनुदान दे, ग्रांट दे, उनको पैसा दे। अब ये जो विश्वविद्यालयी समिति बनी थी 45 में, इसके अंतर्गत कितने विश्वविद्यालय आते थे? सिर्फ 3 विश्वविद्यालय आते थे। तो ये इन्हीं 3 विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रोवाइड करता था, इनकी आर्थिक मदद करता था। अब 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता के साथ ही हमने क्या कर दिया? इस विश्वविद्यालयी अनुदान समिति का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया और संपूर्ण भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान समिति के अंतर्गत ला दिया।
जब वो 45 में बनी थी ना समिति, तब उसको बस 3 विश्वविद्यालयों की आर्थिक सहायता करनी थी। और 1947 में देश के गठन मतलब आज़ाद होते ही सारे भारत के विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयी अनुदान समिति के अंतर्गत आ गए। इससे क्या होगा, इससे विश्वविद्यालयी अनुदान समिति पर लोड जो है ना वो बढ़ गया, एकदम से प्रेशर बढ़ा। अब एकदम से क्योंकि प्रेशर बढ़ा है ना, एक झटके में आपको पूरे भारत के विश्वविद्यालयों की आर्थिक सहायता करनी है, तो इस वजह से विश्वविद्यालय अनुदान समिति जो है वो विफल हो गई, फेल हो गई। वो संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको अनुदान देने में नाकामयाब हो गए। समझ रहे हैं क्यों, कारण क्या है उसका? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक साथ आपने उसका वर्कलोड जो है वो इतना ज्यादा बढ़ा दिया। फिर देश की स्वतंत्रता के बाद हमारे शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, आपने नाम सुना होगा ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उससे भी पहले क्या हुआ कि 1948 में, बार बार बातें हायर एजुकेशन में वहीं से शुरू होगी, कि 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ। अब ये जो राधा कृष्णन आयोग है, अगर आपको याद होगा तो इसी आयोग के द्वारा सबसे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश करी गई थी। याद है आपको? सबसे पहले विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग जो राधा कृष्णन आयोग था, उसने कहा था कि भारतवर्ष में यूजीसी नाम की एक संस्था बनाई जाए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालयी अनुदान आयोग, एक आयोग बनाया जाए। पहले क्या थी, एक समिति बना रखी थी सरकार ने ऐसे ही। और जब कोई आयोग बन जाएगा तो आयोग एक संवैधानिक निकाय है और आयोग के काम करने का एक स्ट्रक्चर होता है, तो विधिवत तरीके से विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जा सकता है। इसलिए 1948 में राधा कृष्णन आयोग ने कहा कि भारतवर्ष के अंदर जो है वो गठन किया जाए किसका, यूजीसी, यानी यूजीसी के गठन की सबसे पहले सिफारिश किसने करी थी, राधा कृष्णन आयोग के द्वारा इस आयोग को बनाने की सिफारिश करी गई। फिर हमारे शिक्षा मंत्री थे उस समय के मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ये भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बातों से सहमत हो गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये स्वतंत्र भारत में हमारे शिक्षा मंत्री बनाए गए। तो फिर इन्होंने ये भी राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशों को इन्होंने भी माना कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तब क्या हुआ कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1853 ईस्वी को भारतवर्ष में यूजीसी का औपचारिक रूप से गठन कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन कब हुआ औपचारिक रूप से? 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को यूजीसी का यानी विश्वविद्यालयी अनुदान आयोग जो है इसका औपचारिक रूप से गठन कर दिया गया। औपचारिक रूप से इसका गठन किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया या इसका गठन कर दिया गया। फिर 1956 में, सॉरी मैंने 1853 लिख दिया है, 1953, आजादी के बाद ना 1953, 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को यूजीसी का गठन किया गया। अब यूजीसी का जब औपचारिक गठन हो गया 1953 में, तो 1956 में भारत की संसद ने 1956 में भारत की संसद ने एक कानून बनाकर यूजीसी को एक वैधानिक निकाय बना दिया। तो इसका मतलब आप समझो कि यूजीसी का फॉर्मली गठन कब हुआ था। अगर आपसे प्रश्न आता है ना पेपर में कि यूजीसी का औपचारिक रूप से गठन कब हुआ, तब आपको आंसर लिखना है 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को। पर संसद ने एक कानून के द्वारा यूजीसी नाम की इस संस्था को मान्यता कब दी? तो 1956 में। अब ये प्रश्न बार बार आता है पेपर में, तो ये आपको देखना है किस तरीके से आप इसको करते हो। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूजीसी को वैधानिक निकाय कब बनाया गया, तो 1956। यूजीसी के गठन को संसद की मंजूरी कब मिली, तो 1956। या संसद ने यूजीसी को कब अधिनियमित किया, तब भी आपका आंसर होगा 1956, 1956 में। ठीक है, तो 1956 में इसको बनाया गया। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो आप कहेंगे दिल्ली में। यूजीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। अब क्या हुआ कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटीज को इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत ला दिया गया। अब चलो काफी समय तक तो ये बढ़िया से काम करते रहा, लेकिन आपने पूरे इंडिया की हायर एजुकेशन को एक संस्था के अंदर कर दिया। तो 1990 तक, 1990, 91, 92 तक तो यूजीसी अपने कामों को बेहतरीन तरीके से करते रहा। लेकिन आपको पता है 1991 में, 1991 ईस्वी के अंदर जब भारत में लिबरलाइजेशन, जब उदारवाद की नीति आई,
जब आपकी लाइसेंस नीति को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया तो भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट हुई। अब बहुत तेजी से इकोनॉमी बूस्ट हुई तो उसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा। अब शिक्षा जो है वो भी पूरी तरीके से सरकार के हाथ में नहीं रही। प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा भारत में कब हुआ? 91 में, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और भारत के उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह वो जब पॉलिसी लेके आए ना लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, तो उन्होंने कहा उदारीकरण को बढ़ावा दो, लाइसेंस नीति को खत्म करो, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दो। तो इससे क्या हुआ कि प्राइवेट विश्वविद्यालय भी खुल गए। तो इससे भारतवर्ष में शिक्षा बहुत तेजी से, मतलब जो विश्वविद्यालय है उसकी संख्या में एकदम से बहुत तेजी से बढ़ने लगे। अब एक जो कमीशन था ना यूजीसी, वो सारे भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों को कैसे कंट्रोल करे? तब भारत सरकार ने 1994 में 1994 में यूजीसी का विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया। यूजीसी का विकेंद्रीकरण शुरू किया। विकेंद्रीकरण का मतलब कि पहले उसका मुख्यालय कहां था? दिल्ली। तो आप समझो कि केरल की किसी यूनिवर्सिटी को अगर कोई काम हो यूजीसी में तो कहां आना पड़ेगा? दिल्ली। जम्मू कश्मीर वाले को भी दिल्ली। तो 1994 में जब यूजीसी का विकेंद्रीकरण हुआ तो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के 6 क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए। भारतवर्ष के अंदर 6 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। तो इसका मुख्यालय तो आज भी दिल्ली में है, पर इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है पुणे में, एक है बेंगलुरु में, ठीक है, एक इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो हैदराबाद में है, हैदराबाद। एक इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश। एक इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो कलकत्ता के अंदर है। और लास्ट इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है ना वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी को याद रखना, असम, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो यूजीसी के किस संस्था के अंदर काम करते हैं? गुवाहाटी नाम की जो उसका जो मुख्यालय है वहां पर काम करते हैं। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देखो कि 48 में राधाकृष्णन आयोग बना। इन्होंने सबसे पहले मांग करी थी यूजीसी के गठन की मांग सबसे पहले किसने करी? ठीक है, अब गठन कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को यूजीसी का औपचारिक रूप से गठन किया गया। यूजीसी के गठन के समय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 56 में संसद ने इसको वैधानिक निकाय बना दिया, यानी आयोग को एक गवर्निंग बॉडी का दर्जा दे दिया। फिर हेडक्वार्टर दिल्ली में है, 94 से विकेंद्रीकरण हुआ और फिर कितने इसके हेडक्वार्टर है? 6। कभी कभी प्रश्न आ जाए ना कि यूजीसी का मुख्यालय कहाँ नहीं है, तो आपको ये 6 नाम याद रखने, पुणे, बेंगलुरु, भोपाल, कलकत्ता। तो 6 स्थानों पर इसके जो कार्यालय है वो स्थापित किए गए। अब स्ट्रक्चर समझो, जो यूजीसी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है। तो यूजीसी के अंदर देखो क्या होता है। सबसे पहले यूजीसी के एक अध्यक्ष होते हैं। यूजीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत की केंद्र सरकार करती है। ठीक है, यूजीसी में एक अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष भी होते हैं और उपाध्यक्ष के अलावा एक होते हैं सचिव। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का स्ट्रक्चर कैसा है? तो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन में टोटल होते हैं भाई 12 सदस्य। यूजीसी में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 12। एक हो गया अध्यक्ष, ठीक है, एक हो गया आपका उपाध्यक्ष, 2 होते हैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि। 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होती है जिसको केंद्र सरकार चुनती है कि आप यूजीसी में जाकर के बैठोगे। 4 होते हैं यूनिवर्सिटी के टीचर, ठीक है, यूनिवर्सिटी के टीचर। और 4 होते हैं भारत के विश्वविद्यालयों के कुलपति। ठीक है, कुलपति को क्या बोलते हैं? चांसलर नहीं, वाइस चांसलर। ये गलती मत करना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 कुलपति कैसे होंगे? जरा एक बात को समझो। भारतवर्ष के अंदर ना 2 प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं। विश्वविद्यालय या तो सेंट्रल होगा, केंद्रीय होगा, और या फिर स्टेट का होगा, राज्य का होगा। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति। यहां पर कई बच्चे गलती कर देते हैं, कई बच्चे लिखते हैं कि कुलपति, कुलपति नहीं, उसको बोलते हैं कुलाधिपति। अंग्रेजी में कहते हैं चांसलर, ठीक है। और जिसको हम कुलपति कहते हैं ना, कुलपति वाइस चांसलर को कहते हैं। तो जितनी भी भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके कुलपति नहीं, कुलपति गलत शब्द हो जाएगा, कुलाधिपति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल, है ना। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। और कुलपति अगर आप अंग्रेजी में पढ़ोगे तो फिर अंग्रेजी में आपको फिर वो सारा डाउट खत्म हो जाएगा, वाइस चांसलर। तो भारतवर्ष में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में 4 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर,
4 होते हैं यूनिवर्सिटी के टीचर, 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, 1 अध्यक्ष, तो 4 4 8 2 10 और 2 12। सचिव को कभी भी ऐड मत करना, सचिव जो है ना किसी भी आयोग का मेंबर नहीं है, मतलब मेंबर में वो ऐड नहीं होगा। तो इसके सदस्य पूछे गए, तो सदस्य कितने हैं, तो सदस्य 12 होते हैं। बाकी इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष और एक सचिव होता है। देखो यूजीसी का गठन जब 1953 में हुआ तो सबसे पहला, पेपर के लिए फैक्ट है ये, शांति स्वरूप भटनागर इसके पहले अध्यक्ष थे। शांति स्वरूप भटनागर, यूजीसी के पहले अध्यक्ष का नाम शांति स्वरूप भटनागर था। दूसरे अध्यक्ष इसके हुमायूं कबीर थे। हुमायूं कबीर कभी कभी आ जाता है पेपर में ना, ठीक है, हुमायूं कबीर ये इसके दूसरे अध्यक्ष थे। फिर एम जगदीश कुमार जो है ये इसके वर्तमान अध्यक्ष है। लेकिन समझना कि आप अपने पेपर से पहले पढ़ के जाना भाई, ठीक है, अध्यक्षों के नाम कहीं पता चला चेंज हो गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो एम जगदीश कुमार जो है वो इसके वर्तमान है अध्यक्ष। और जो यूजीसी के अध्यक्ष होते हैं, यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 साल। यूजीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यूजीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। उपाध्यक्षों में देखो, पहले उपाध्यक्ष का नाम था सतीश चंद्र। सतीश चंद्र पहले उपाध्यक्ष थे। और अभी वाले, मतलब अभी की बात मैं आज कर रहा हूं, तो आप पेपर से पहले आप एक बार नेट से सर्च करके जाना। श्रीवास्तव दीपक, ठीक है, श्रीवास्तव दीपक यूजीसी के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष जो है वो दीपक श्रीवास्तव है, दीपक श्रीवास्तव। फिर आते हैं सचिव, और सचिव को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा कि जब भी आपसे यूजीसी के सचिव पूछा जाए तो भैया सैमुअल मथाई ये थे पहले सचिव, और अभी जो है इसके सचिव का नाम कृष्णमूर्ति ऐसा कुछ है, संजय कृष्णमूर्ति, ठीक है, संजय कृष्णमूर्ति ये जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो स्ट्रक्चर से कई बार जो है ना आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यूजीसी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, सचिव, खासकर पहले वाले पे ध्यान रखना। यूजीसी का स्ट्रक्चर, काम क्या है इसके बाद हम करेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले ये यूजीसी जो है वापिस से एक बार समझो। 1948 में राधाकृष्णन आयोग बना। उन्होंने सिफारिश करी कि भारतवर्ष में विश्वविद्यालयी शिक्षा के ऊपर एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। तो विश्वविद्यालयी शिक्षा के ऊपर गवर्निंग बॉडी बनाने के उद्देश्य से 28 दिसंबर 1953 को इसको बनाया गया। लेकिन संसद ने अधिनियमित कब किया, 56। फिर 94 में उसका विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। विकेंद्रीकरण के बाद इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, और खासकर ये नाम याद रखें, ठीक है। यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तब आपके पास आंसर होगा शांति स्वरूप भटनागर जो है वो यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे। अब डालो आप टॉपिक एक एक करके। सबसे पहले टॉपिक डालो, यूजीसी के प्रमुख कार्य क्या है। यूजीसी नाम की जो संस्था बनाई गई, इस संस्था के कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। यूजीसी के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो सुनना कि भारतवर्ष के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों में क्या क्या इसके काम है। देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम, विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों का तय करना। विश्वविद्यालय के लिए, शिक्षा नहीं, विश्वविद्यालय के लिए सबसे पहले मानक तय करना। किसी भी महाविद्यालय को या फिर किसी इंस्टीट्यूट को अगर विश्वविद्यालय के का चाहिए दर्जा, किसी भी कॉलेज को अगर खुद को विश्वविद्यालय स्टेबलाइज करना है ना, तो उसके लिए यूजीसी ने कुछ मानक तय किए हुए। जैसे आप अपने स्टेट के अंदर समझोगे तो हमारे राज्य के अंदर एक इंस्टीट्यूट था, उसका नाम था SRHU, आपने नाम सुना होगा, श्री राम हिमालयन, अब यूनिवर्सिटी बन गया। पहले उसका नाम था SRHI, श्री राम हिमालयन इंस्टीट्यूट। सबने जॉली ग्रांट में ना मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो पहले वो सिर्फ मेडिकल कॉलेज था। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर आप समझो। देखो, सबसे पहले एक संस्था है जिसका नाम है यूजीसी। इसका काम क्या है, तो इसने विश्वविद्यालयों के लिए क्या कर रखे हैं तैयार, मानक। इसने स्टैंडर्ड बना रखा है कि हाँ हम आपको विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। उसके लिए कंडीशन, आपके पास इतनी स्क्वायर फीट जमीन होनी चाहिए, इतनी कक्षाएं होनी चाहिए, इतने लैब होनी चाहिए, इतने आपके पास फैकल्टी होना चाहिए, इतने आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। ऐसे मानक तैयार कर दिए। अब क्या होता था, यूजीसी के नीचे ना एक संस्था है जिसका नाम होता है नैक। 1994 में एक संस्था बनाई गई थी, उसका नाम था नैक।
अब ये नैक नाम की जो संस्था है ना, ये क्या करती है कि यूजीसी ने जो मानक तैयार कर रखे हैं उन मानकों की जांच करती है। जांच कौन करता है? मानकों की जांच करता है नैक। तो नैक का काम है ये देखना कि जो भी इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय की मांग कर रहा है कि हमें विश्वविद्यालय का दर्जा दो, उसके लिए नैक क्या करता है? सबसे पहले ये जांच करता है कि क्या यूजीसी के द्वारा बनाए गए मानकों को ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे एक्स नाम का इंस्टीट्यूट है और ये कह रहे हैं कि हमें विश्वविद्यालय का दर्जा दो, तो सबसे पहले नैक पहुंचेगा इस यूनिवर्सिटी में। और अभी नैक का काम क्या होगा? नैक ये देखेगा कि क्या इन्होंने इन मानकों को तैयार किया है कि नहीं किया। अगर किया है तो यूजीसी को कह देगा ओके, और यूजीसी को ओके कह दिया तो यूजीसी ने उसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया, है ना। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर काम करता था। तो पहला काम इसका क्या हो गया? सर ये विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए मानक तय करता है। दूसरा, ये विश्वविद्यालयी शिक्षा पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों की शिक्षा के बीच समन्वय स्थापित करता है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन स्टेबलाइज करता है। ऐसा नहीं कि वो यूनिवर्सिटी में अलग ही सिलेबस चल रहा है, इसमें अलग ही सिलेबस चल रहा है। सभी विश्वविद्यालयी शिक्षाओं के आपस में समन्वय को स्थापित करता है। विश्वविद्यालयी शिक्षा का अनुरक्षण करता है। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है कि जो एजुकेशन है ना उसकी रक्षा करता है। कैसे? ये देखता है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता ये गिरे ना, गुणवत्ता को बनाए रखना, क्वालिटी एज इट इज रहे, या फिर ये इस बात को भी चेक करता है कि शिक्षा का स्तर गिरे ना। तो शिक्षा के स्तर को बनाए रखना, गुणवत्ता को बनाए रखना, इसके लिए एक शब्द हम यूज करते हैं क्या? अनुरक्षण, कि शिक्षा के स्तर जैसा है वो गिरे ना, या गुणवत्ता जो है ना वो गिरे ना। तो इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं अनुरक्षण। तो विश्वविद्यालयों के अंदर सभी विश्वविद्यालयों के मानक कौन तय करता है? यूजीसी करता है। इसके अलावा विश्वविद्यालयी शिक्षा का समन्वय, अनुरक्षण, गुणवत्ता को बनाए रखना, शिक्षा स्तर को बनाए रखना, और साथ ही साथ किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, इसका निर्धारण करना। विश्वविद्यालयी शिक्षा का सिलेबस कि फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाएगा, सेकंड ईयर में क्या पढ़ाया जाएगा, यानी सिलेबस का निर्धारण, पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है? यूजीसी नाम की संस्था ही पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है। ये इसका पहला काम, ये इसका दूसरा काम, ये इसका तीसरा काम। चौथा काम क्या है? भारतवर्ष के अंदर भारत की जो केंद्र सरकार है और भारतवर्ष की जितने भी राज्य हैं, सभी भारत की राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को उच्च शिक्षा के मामले में, हायर एजुकेशन के मामले में सलाह देने वाली संस्था भी यूजीसी ही है। हायर एजुकेशन के मामले में कि भाई आप ना उच्च शिक्षा में ये चेंज करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो। केंद्र सरकार को और सारे भारत के सभी राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा के मामले में सलाह देने के कार्य भी कौन सी संस्था करती है? यूजीसी। ऐसा प्रश्न बन जाते हैं आपके पास कि निम्न में से यूजीसी के कार्य कौन से नहीं है, या फिर यूजीसी का कार्य क्या है। इसके अलावा ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब बात शिक्षा की हो तो इंटरनेशनल लेवल पर शिक्षा के मामले में भारत का प्रतिनिधित्व भी यूजीसी ही करता है। भारत का प्रतिनिधित्व, अच्छा है ये क्वेश्चन कि जब बात पढ़ाई लिखाई की हो ना, इंटरनेशनल लेवल पर जब पढ़ाई लिखाई की बात चल रही हो, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के मामले में भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो इसी विश्वविद्यालय का काम, इसी यूजीसी का काम है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को शिक्षा के मामले में रिप्रेजेंट भी करे। ठीक है। किसी भी विश्वविद्यालय को मान्यता देना, विश्वविद्यालयों को मान्यता देना जो है ये भी किसका काम है? ये भी यूजीसी का काम है। ऐसा होता है ना, लिखा होता है कि यूजीसी से एफिलेटेड। अब यूनिवर्सिटी चाहे प्राइवेट है, चाहे सरकारी है, चाहे डीम्ड है, सारी यूनिवर्सिटी में ध्यान रखना यूजीसी ही उनको अप्रूव करता है, उनको मान्यता प्रदान करता है। तो भारतवर्ष में किसी भी विद्यालय को मान्यता प्रदान करना ये भी यूजीसी का ही एक प्रमुख कार्य होता है। और एक इनका चैनल है, उसका नाम आप याद रख लो, व्यास। यूजीसी के द्वारा व्यास नाम का एक चैनल बनाया गया है टेलीविजन पर, और इस व्यास नाम के चैनल से 24/7 24 घंटे 7 दिन जो यूजीसी है, वो यूजीसी जो है हायर एजुकेशन से संबंधित जो लेक्चर है, जो शिक्षा है,
वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करती है। कभी कभी तुमने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो घर जाके आप आज एक बार ना YouTube पे भी व्यास आपको मिल जाएगा। व्यास एक चैनल का नाम है। तो इसके तहत ये क्या करते हैं, हायर एजुकेशन में BA के पाठ्यक्रम वगैरह वगैरह जितने भी पाठ्यक्रम है, सारे के सारे पाठ्यक्रम जो है वो UGC तैयार करता है। UGC इन सभी पाठ्यक्रमों को चलाता है। तो इसके बेसिक काम आप देखो, विश्वविद्यालयी शिक्षा का समन्वय, सिलेबस निर्धारित करना, केंद्र सरकार। अब एक डिबेट है, मतलब UGC के मामले में एक डिबेट चली। क्या थी UGC की सबसे बड़ी डिबेट? देखो कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसमें एक बात आप समझना कि भारतवर्ष में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय कोई सा भी हो, आप और बेसिक तरीके से समझो। देखो मैंने एक यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है SRHU, मैं इसी की बात कर रहा था अभी, SRHU, ठीक है। और इसके अलावा मान लेते हैं कि हम एक किसी इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं, कोई सा भी इंस्टीट्यूट आप बताओ जो देहरादून में एक कॉलेज है, उस कॉलेज का नाम है तुलास इंस्टीट्यूट। नाम सुना है आपने? इसका नाम सुना है, तुलास इंस्टीट्यूट, है ना। चलो इसका नहीं सुना होगा तो कोई इंस्टीट्यूट है जैसे UIT, है ना, UIT एक इंस्टीट्यूट है। अब देखो जैसे ये SRHU है तो श्री राम हिमालयन यूनिवर्सिटी है ना जॉली ग्रांट के अंदर, तो ये एक यूनिवर्सिटी है। तो इसको मान्यता किसने दी? तो सर इसको मान्यता दी है UGC ने। इसको मान्यता किसने दी है? UGC। तो UGC विश्वविद्यालयों को मान्यता देने का काम करता है। लेकिन अब जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी नहीं है, उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये विश्वविद्यालय नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये एक इंस्टीट्यूट हो गया। अब इस इंस्टीट्यूट में कौन से कोर्स संचालित हो रहे हैं? भाई यूनिवर्सिटी में तो कोई सा भी कोर्स चले, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मेडिकल, कोई भी कोर्स चले, अप्रूव्ड किसने किया है? UGC ने। पर जैसे ये कि इंस्टीट्यूट है UIT, तो UIT को मान्यता कौन देगा? तो अब सबसे पहले प्रश्न आएगा कि इस UIT में ना कौन सी पढ़ाई चलती है, मतलब आप वहां पर एजुकेशन कौन सी प्रोवाइड कर रहे हो। तो मान लो UIT वालों ने कहा सर हम तो BTech के कोर्सेज करवाते हैं, तो BTech क्या हो गया? एक टेक्निकल कोर्स हो गया। तो जब कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम की एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, तब भारतवर्ष में UGC के अंतर्गत 15 ऐसी संस्थाएं बनाई गई है जो अपने से नीचे इंस्टीट्यूट्सों को मान्यता प्रदान करती है। जैसे टेक्निकल मामले में आपने नाम सुना होगा AICTE, नाम सुना है आपने? ऑल इंडिया टेक्निकल जो एजुकेशन है उसके लिए काउंसिल बनाया गया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अखिल भारतीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। तो ये AICTE है, इसका काम है BTech जो टेक्निकल कोर्सेज है उन कोर्सेज के लिए संस्थानों को, यूनिवर्सिटी को नहीं। देखो SRHU में BTech होता है क्या? हाँ यहाँ भी होता है, यहाँ भी तो BTech होता है। तो क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो इसको तो UGC ने मान्यता दे दी, पर कोई इंस्टीट्यूट है और उसको मान्यता चाहिए तो उसके लिए ऐसे संस्थान बने होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI। तो MCI का काम क्या है? भारतवर्ष में जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट को मेडिकल की पढ़ाई करवानी है तो उनको मान्यता देता है MCI, ठीक है। और जैसे आपने नाम सुना है AICTE का काम क्या है? तो जो टेक्निकल एजुकेशन है वहां पर मान्यता देना किसी को, है ना। ऐसे ही वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अलग से इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ना 15 हमारे पास इंस्टीट्यूट है जो मान्यता प्रदान करते हैं संस्थानों को। लेकिन विश्वविद्यालयों को तो मान्यता हमेशा कौन देगा? UGC। अब क्या हुआ कि 2017-18 ईस्वी के अंदर भारतवर्ष में 2017-18 ईस्वी के अंदर एक समिति बनी, उस समिति का नाम था सुब्रमण्यम समिति। अब जब सुब्रमण्यम समिति का गठन हुआ तो सुब्रमण्यम समिति ने क्या कहा कि ये जो UGC है ना, इसके दो काम है। एक तो ये विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों को तय करता है, तो इसको किस क्षेत्र में काम करना पड़ता है? शिक्षा के क्षेत्र में। अभी हमने स्लाइड में लिखा कि भाई इसको शिक्षा का अनुरक्षण करना है, समन्वय करना है, ये भी देखना है कि शिक्षा का स्तर ना गिरे और एजुकेशन की क्वालिटी ना गिरे, ये सब भी इसको देखना है। साथ ही साथ सुब्रमण्यम समिति ने कहा कि UGC का दूसरा काम ये भी है कि वह विश्वविद्यालयों को क्या प्रोवाइड करवाता है? अनुदान। तो वो अनुदान भी दे रहा है और साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वो शिक्षा वाले मामलों को भी देख रहा है। तब सुब्रमण्यम समिति ने कहा था 2017 की अपनी रिपोर्ट में कि UGC जो है उसे जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, UGC अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी तरीके से विफल है, ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया। यही बात AICTE के लिए भी कही थी सुब्रमण्यम समिति ने। तो 2017 में सुब्रमण्यम समिति ने कहा कि अब UGC को बंद करने का समय आ गया है। अब देखो UGC एक संवैधानिक निकाय है और कितनी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, गवर्निंग बॉडी और कल के दिन उसको बंद कर दिया जाए। तो UGC भी आज के समय पर खूब नए प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है ताकि वो अपने अस्तित्व को बचाए रख सके।
पर गवर्नमेंट ने 2017 में जब सुब्रमण्यम समिति आई तो गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट को सिफारिश करी सुब्रमण्यम समिति ने, यूजीसी के अस्तित्व को खत्म करो। तो 2017 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने कहा था 2017 में कि हम यूजीसी का अस्तित्व खत्म कर रहे हैं और इसकी जगह पर एक नए संगठन की स्थापना की बात करी गई थी और उसका नाम था हीरा। हीरा आज अस्तित्व में नहीं है। 2018 में हीरा के गठन के लिए बिल संसद में पेश भी हुआ, पर हीरा का भी गठन नहीं हुआ। अब आप पिछली क्लास को याद करो, मैंने पिछली क्लास में क्या कहा था कि हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसको बनाया जाए। अब इस समय चर्चा इस चीज पर चल रही है। अब भारतवर्ष में वर्तमान में क्या है चर्चा का विषय कि यूजीसी को समाप्त कर दिया जाए। और यूजीसी का जो काम है ना वो सिर्फ क्या हो, यहां देखो, यूजीसी को सिर्फ अनुदान के कार्य दे दो, बस तुम पैसा बांटो, बस विश्वविद्यालयों को आप अनुदान दो। और विश्वविद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह कहा जा रहा है कि HECI का गठन किया जाए। तो अब विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन की सिफारिश करी गई है। हमने कहा था ना पिछली क्लास में कि कौन सी शिक्षा नीति में, 2020 की शिक्षा नीति में कहा गया कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हायर एजुकेशन के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके ऊपर गवर्निंग बॉडी के रूप में HECI का गठन किया जाए। ये सिफारिश नई शिक्षा नीति में करी गई है। राष्ट्रीय भारतवर्ष के अंदर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग इसको कहा जाता है। तो ये जो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग है ये अब किसका स्थान लेगा, तो यूजीसी का स्थान लेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब इस पे भी आपको नजर बना करके रखनी है कि फ्यूचर में जो है कब इसके ऊपर कब चर्चा होती है, कब HECI का गठन किया जाता है। तो अब आप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझो, पहले आप 1-2 क्लासों में इनको समझ जाओगे ना तो हमें एक स्ट्रक्चर बनाने में ईजी होगा। अब आप देखो एक स्ट्रक्चर को समझो कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा है, इसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक एजुकेशन है स्कूल एजुकेशन, है ना, स्कूली शिक्षा, और एक कौन सी एजुकेशन हो गई, हायर एजुकेशन। तो जो उच्च शिक्षा है, अभी फिलहाल जब तक HECI नहीं बनता है तब तक हायर एजुकेशन के ऊपर गवर्निंग बॉडी कौन है, बोलो, यूजीसी, ये है ना। हायर एजुकेशन में सारे विश्वविद्यालयों के ऊपर गवर्निंग बॉडी कौन सी है, यूजीसी। ऐसे ही जो हमारी स्कूल एजुकेशन है, इस स्कूल एजुकेशन में संपूर्ण विद्यालयी शिक्षा के ऊपर गवर्निंग बॉडी किसको बनाया गया, NCERT को बनाया गया। तो NCERT का काम क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। इसका क्षेत्र थोड़ा विस्तृत है, एजुकेशन के काम भी देखेगा, रिसर्च भी और टेक्नोलॉजी के काम भी देखेगा। अब यहां देखो ये NCERT बन गया। NCERT की तर्ज पर हर राज्य के अंदर बनाए गए हैं SCERT। आपने पढ़ा होगा ना, उत्तराखंड के अंदर भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, तो राज्य स्तर पर बनाए गए SCERT। तो स्टेट लेवल पर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना SCERT का काम है। अब हमारा अगला लेक्चर यही है, अब हम NCERT के बारे में पढ़ेंगे, SCERT के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि स्कूल एजुकेशन की जब बात हुई ना, तो स्कूल एजुकेशन में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, कोई दिक्कत नहीं, टेक्नोलॉजी कोई दिक्कत नहीं, ये शब्द हमने पकड़ा, रिसर्च। तो अनुसंधान, NCERT जो है ना स्कूल एजुकेशन में रिसर्च भी करता है। और जब NCERT ने स्कूल एजुकेशन में रिसर्च किया तो उसने देखा कि भारतवर्ष में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए जो शिक्षक है, जो टीचर हैं, उनको ट्रेनिंग देनी जरूरी है ना। क्योंकि भारतवर्ष में जो एक टीचर के क्वालिफिकेशन के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं उनका विद्यालयी शिक्षा के अंदर अनुप्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे आपके फॉर्म निकले, अब भाई आपके LT के फॉर्म निकले फॉर, या आपके लेक्चरार के कल को फॉर्म निकले हुए, तो ये LT और लेक्चरार के फॉर्म में आपको पता है कि आपका आयोग आपसे 100 नंबर का एक पेपर करवाएगा। अब आपका क्या हो गया कि भाई 50 नंबर का आपका पेपर 1 है, तो पेपर 1 है यानी ये GS का पेपर है एक हिसाब से, और पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्टिव है। अब सोचो, मैं बस बेसिक सी बात बताना चाह रहा हूँ आप। अब मान के चलो कि 50 नंबर आपके पास यहाँ है, 50 नंबर आपके पास क्या है। अभी अगर मैं पूछूं, तुम लोगों से पूछूं कि भाई तो आपका मेन टारगेट क्या है, इस समय आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये परीक्षा सर पास करनी है। आपको इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपको किस सेक्शन में कितने नंबर मिलते हैं। आपके 50-50 100 नंबर का पेपर है। अब मान लो कि आप पेपर देने गए
और पेपर देने में जो आपका, फॉर एग्जांपल ना ऐसे ही समझो कि आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है, इस सब्जेक्टिव पेपर में आपने 50 में से मान लो 50 नंबर पूरे ले लिए, सारे 50 नंबर आपको मिल गए। अब जो बाकी का बचा हुआ 50 नंबर है, इसमें आपका सीडीपी पेडोलॉजी के मान लो पेडागोगी के आपके पास 20 क्वेश्चन है, आपने पूरे 20 छोड़ दिए। क्यों? आपको आता ही नहीं है। आपने जीएस के क्वेश्चन कर दिए, उत्तराखंड के क्वेश्चन कर दिए, 30 आपने यहाँ अटेम्प्ट कर दिए। एक उदाहरण कह रहे हैं ना, तो आपके टोटल नंबर कितने हो गए? 80। लग गई नौकरी भाई, नौकरी लग गई। अब आपने जिस समय टेस्ट दिया था उस समय पेडागोगी उसमें एक एज ए सिलेबस डाला गया था। इसका मतलब आयोग ये कहता है कि हम ऐसे ही लोगों को चुनेंगे जिनको इन विषयों का ज्ञान हो। इसलिए इस बार आपके सिलेबस में बड़ा बदलाव हुआ है। उनका मानना यह है कि राज्य स्तर में आप विद्यालयी शिक्षा में टीचर बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको अपने राज्य की बेसिक प्रोफाइल पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एससीईआरटी ने देखा आपने, उत्तराखंड में एससीईआरटी ने सिलेबस में बड़े बदलाव किए। गढ़वाली और कुमाऊनी में किताबें छपनी स्टार्ट हो गई है। तो बच्चों को कल के दिन आप स्कूल में जाकर के ना अपने स्टेट के बारे में भी बताओगे। लेकिन अब मेन बात को आप समझो, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम चुनेंगे जिसको अपने स्टेट के बारे में भी बताओ, अपने सब्जेक्ट के बारे में भी बताओ, जिसको शिक्षण अभिरुचि का भी पता हो कि पढ़ाया कैसे जाता है। अब मान लो कि आपने यहाँ पे देखो 50, 30, 80 नंबर ले आए, तो तुम्हारे इस 80 नंबर को लाने का मतलब क्या है? आपकी जॉब लग गई, जबकि आपको शिक्षण अभिरुचि का ज्ञान ही नहीं था। पर टीचर तो आप बन गए ना। कल के दिन आप विद्यालय में गए और उस विद्यालय में जाकर के आपको पता ही नहीं है कि पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ाने की शिक्षा के गुण क्या होते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा किसको बोलते, कुछ नहीं पता तुमको, पर आप तो टीचर बन गए। ये एनसीईआरटी को महसूस हुआ कि टीचरों को जॉब लगने के बाद भी ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता, जिस उद्देश्य से हम शिक्षा दे रहे हैं उस उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। तब शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बाद में फिर एक संस्था बनी, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, कि टीचरों को भी प्रशिक्षित किया जाए। तो उसके लिए संस्था बनी एनसीटीई। ये सब पढ़ने हमें इसके बाद। फिर हर राज्य के अंदर जो पढ़ाई है जीवन में किसी भी चीज के अंदर हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ती है, जिसके बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है, वो क्या है? प्लानिंग। तो शिक्षा की योजना ये तैयार करनी जरूरी है। एससीईआरटी वो तो शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, मानक तय करने के लिए अपना किनारा बैठा हुआ है। आज शिक्षा की योजना कोई बना ही नहीं रहा था कि हम की प्लानिंग क्या है शिक्षा देने की। तो इसके लिए फिर राज्यवार हर राज्य के अंदर सीमैट बनाया गया। जैसे हमारे राज्य में देहरादून में सीमैट, तो सीमैट बनाया कि आप पूरे राज्य की शैक्षिक योजना तैयार करो विद्यालयी शिक्षा में। जब सीमैट बना तो सीमैट ने जिला स्तर पर डाइट की स्थापना कर दी, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर उसने डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ, ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जो पूरे राज्य के अंदर एजुकेशनल ट्रेनिंग करवाएं जिला स्तर पर। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग डाइट की स्थापना हुई। डाइट स्थापना हुई तो फिर डाइट के नीचे ब्लॉक स्तर पर बीआरसी बनाए गए। बीआरसी बने तो इसके निचले स्तर पर न्याय पंचायतों के स्तर पर एनपीआरसी का गठन हुआ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो कैसे काम कर रहा है वो हमारे आने वाले लेक्चरों में हम पढ़ेंगे। परंतु पहले लेक्चर में आपको इतनी बात समझ आई कि जो हायर एजुकेशन है उसके ऊपर तो एक ही गवर्निंग बॉडी बैठी है, उसका नाम क्या है? यूजीसी। अब क्या कह रहे हैं कि यूजीसी को दे दो आप अनुदान के काम, और शिक्षा वाले कामों के लिए क्या बना दो आप? HECI का गठन कर दो। तो ऐसे में हायर एजुकेशन के ऊपर भी कितने इंस्टीट्यूट हो जाएंगे? 2 इंस्टीट्यूट। इसी प्रकार से जैसे हायर एजुकेशन में यूजीसी है वैसे ही स्कूल एजुकेशन में किसका रोल है? एनसीईआरटी। इसको हम कल वाली क्लास में करते हैं। एनसीईआरटी, एनसीटीई, एससीईआरटी, बीआरसी, एनपीआरसी, डाइट कल वाली क्लास में करते हैं। चलो।